cells are of various types like blood cell, nerve cell. तो आपको उस चीज़ का फील हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कनेक्टेड है जो आपके ब्रेन तक जाती है। वो बता देती है कि हाथ आपने कहीं पे रखा तो वो हॉट है कि कोल्ड है, इस तरीके से पता चल जाता है। ओके, इसके अलावा भी हमने एग सेल पढ़ा जिससे रिप्रोडक्शन होता है, या स्पर्म सेल होता है, स्पर्म सेल। और हमारी बॉडी में और भी कई तरीके की सेल्स होती हैं जिनको कि हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में एक चार्ट बना है जिसमें हमने देख लिया है कि एक दो नहीं कई तरीके की सेल्स हैं। सो दीज आर द सेल्स। फैट सेल्स भी होती हैं, ओवम होती है, मसल सेल होती है, स्मूथ मस्कुलर सेल होती है, और भी कई तरीके की सेल होती हैं। तो बोन सेल भी होती है, बोन सेल भी बनी है। इस तरीके से जो पूरी बॉडी बनी है वो किसकी बनी हुई है? मसल सेल की। इस तरीके से मसल सेल एंड बोन सेल, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी हमें थर्मल इंसुलेशन मिलता है। बाहर कितनी भी हीट हो, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो कोई ना कोई चीज़ तो होगी स्किन के ठीक नीचे जो इसको इंसुलेट करती होगी। तो एक फैट सेल की लेयर है, फैट की लेयर है, वो अंदर की हीट को बाहर नहीं आने देती है और हमको अंदर से गर्म रखती है। चाहे आप 0 डिग्री में बर्फ़ में ही पहाड़ों पे ही क्यों ना चले जाओ, वो जस्ट स्किन के अंदर में एक फैट सेल्स की लेयर है, उसको कहते हैं एडिपोज सेल्स या एडिपोज टिश्यूज़। सो दैट इज़ फैट सेल। तो सब सेल के अपने अपने काम हैं। क्या जब हमारा ब्लड कहीं पर गिर जाएगा कहीं पर, या कहीं पे कट हो गया, तो एक दो ब्लड सेल होगी कि उसमें बहुत सारी ब्लड सेल निकलेगी? क्या हमारे ब्रेन में एक दो नर्व सेल है कि देयर आर मिलियंस ऑफ नर्व सेल? ऐसा होगा ही। तो इस तरीके से हम ये बात कह सकते हैं कि जहाँ पर भी एक टाइप की सेल है वो कोई सिंगल सेल नहीं है, वहाँ पर देयर आर मैनी ऑफ द सेल्स विच आर वर्किंग टुगेदर टू accomplish a specific now इस तरीके से अलग अलग तरीके की सेल होती हैं, वो अलग अलग काम करती हैं। नाउ let us see कि जो हमारा ब्लड है उसमें कैसे ब्लड सेल्स होती हैं। let us see। और ब्रेन है, उसमें ब्रेन सेल्स कैसे होती हैं। ब्लड सेल्स, नाउ ये कह सकते हैं कि देखो कितनी सारी ब्लड सेल निकल रही, एक दो है कि बहुत सारी है। देयर आर मिलियंस ऑफ ब्लड सेल्स। जहाँ पे ब्लड है एक दो सेल नहीं है, देयर आर बहुत सारी सेल्स होती हैं तो ब्लड में, ठीक है। तो इस तरीके से, और ब्रेन में देखें सो नाउ नर्व सेल इन ब्रेन। जो हमारा ब्रेन है दैट कंसिस्ट ऑफ, एक दो है कि बहुत सारी हैं। देखो अब हम देखते हैं कि ब्रेन में क्या कितनी सेल्स होती हैं। इज इट सिंगल और मैनी? Now let us again see, it is just electrifying. Here you can see
सो देयर आर ए नंबर ऑफ सेल्स, ये तो दिख रही ना आपको। Okay, now लेटर ऑन वी विल स्टडी अबाउट इट। हाँ क्या? हाँ ब्लू वाली, तो ब्लू वाली ऐसे मिलियंस ऑफ सेल हैं। तो हमारे बॉडी में बहुत सारी सेल्स, जहाँ पर भी जो भी वन काइंड ऑफ सेल है वो एक साथ हैं। वाई द सिमिलर सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर? हाँ पार्डन बताइए। By the nerves, why the nerves reaches brain? No, it is a symbolic representation that is blue, that is due to electricity and its sparks. It appears bluish, that's why they are symbolically represented as. Pardon? That we will see. There are nerve cells which are grouped together, and they accomplish a job that when we touch something, then we feel hot and cold. It is due to nerve cell. So a group of nerve cell, brain contains a nerve cell, and from a nerve cell reaches from hand to brain, and it sends a message that we have touched something, and brain replies whatever you have touched, that is hot or cold. So a number of cells are in our body which are executing this job, that is sending message from various body organs to brain, and brain analyzes those sensations or messages, and then we could know that something is hot or cold. Now what does it mean by tissue? टिश्यू क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। अभी आपने देखा कि जहाँ ब्लड सेल है वहाँ सारी ब्लड सेल्स हैं, और जहाँ नर्व सेल है वहाँ सारी क्या हैं? दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ये और वर्क टुगेदर, और वर्क टुगेदर। जैसे आप देखोगे किसी एक फैक्ट्री के जो वर्कर्स होंगे, चाहे वो ऑटोमोबाइल कहीं पर गाड़ी की सर्विसिंग कराने जाओ तो सारे लोग गाड़ी के बारे में जानते होंगे। जहाँ टेलरिंग का जॉब है, क्या सारे लोग टेलरिंग जानते हैं? तो जिसको एक जैसी स्किल है वो एक ही जगह रहते हैं क्या? एक साथ रह के बहुत बड़ा काम करते हैं। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में जिन सेल्स की जो स्किल्स है वो एक साथ ग्रुप होकर काम करेंगी तो बहुत बड़ा काम कर लेंगी, पूरी बॉडी के लिए काम कर लेंगे। तो वो इंडिविजुअली तो लाइफ प्रोसेसेस चलाती ही हैं कि उन्हें थोड़ा ना थोड़ा काम करना पड़ता है, क्योंकि हर सेल में सब कुछ है। हर सेल में गाल्जी एपरेटस है, हर सेल में न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइजोसोम है। वो सब तो काम, अपनी सुरक्षा तो उनको करनी ही है, लेकिन क्या तुम जिस समाज में रहते हो उस समाज के लिए भी कुछ करते हो? अभी नहीं, लेकिन पढ़ लिख के जब बनोगे तो कुछ ना कुछ तो समाज के लिए करोगे कि नहीं? तो आप जिस काबिल होगे, क्या उस फैक्ट्री में आपको जॉब मिल जाएगा? क्योंकि यू विल अटेन समथिंग, और फिर उसी के हिसाब से आपको जो ये सोसाइटी है वहाँ लगा देगी। यू गो दैट आई वांट टू डू सम जॉब, तो आपका अपनी लाइफ प्रोसेस तो आप चलाओगे ही चलाओगे, लेकिन क्या सोसाइटी को भी चलाओगे? क्योंकि सेल से मिल के क्या बनता है बताओ? तो सेल, जब बहुत सारे सेल मिल जाए तो क्या बनता है? क्या टिश्यू? और बहुत सारे टिश्यू से मिल के क्या ऑर्गन बनता है? तो जैसे कि हमारा हार्ट एक ऑर्गन है, तो अगर हार्ट में मैं सारी देखूंगा तो एक तरीके की टिश्यू होंगी, वो कार्डियक टिश्यू होंगी, वो मसल सेल से बनी होंगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं बहुत सारी सेल मिल जाएं तो जो नेक्स्ट, जैसे ह्यूमन मिल जाए तो क्या बनते हैं? सोसाइटी बनती है, और सोसाइटी मिल जाए तो पॉपुलेशन बनती है, पॉपुलेशन मिल जाए बहुत सारी तो कम्युनिटी बनती है,
फिर उसके बाद इकोसिस्टम बनता है, फिर इन्वायरमेंट बनता है, तो बायोस्फीयर बनता है, तो और क्या क्या बनता है। लेकिन आप ये जान लीजिए सेल के मिलने से क्या बना, टिश्यू। तो इस तरीके से ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और वर्क टुगेदर टू अचीव। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो सिमिलर ना भी हों, लेकिन वो एक दूसरे के लिए काम करती हैं और किसी एक ही काम को करती हैं। ऐसा देखो, वर्क टुगेदर मतलब वो एक जैसा काम करती हैं, लेकिन आपको क्या ये बात मालूम है कि प्लांट्स में पानी पहुंचाने का भी काम होता है, जो रूट से लीफ तक होता है, जिससे लीफ खाना बना सके। तो वो काम जाइलम टिश्यू करती है, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन का। वहाँ पर फिर एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल्स भी होती हैं, सिंगल टाइप की नहीं। तो यहाँ और क्यों लिखा है, या तो वो सिमिलर हों और सिमिलर साथ में काम करें, या थोड़ी डिसिमिलर भी हों और तब भी साथ में काम करें। तो जाइलम में क्या एक टाइप्स की सेल है कि एक से ज़्यादा टाइप्स की सेल्स भी हैं? जाइलम क्या है, ज़्यादा। जाइलम होता है कि जो हमारी बॉडी में पानी पहुंचाने का काम करें, तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो जहाँ पर वाटर पहुंचाने का काम करती हैं, तो अगले दूसरे तीसरे पेज पे ये जाइलम और फ्लोएम आपके में बना है, वहाँ एक से ज़्यादा टाइप की भी है। ये है ये 73 पेज, 73 पेज। हाँ बोलो बेटा। क्या? हाँ 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 बोलो, क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बार रिपीट करो। सिल्क रूट, सिल्क रूट, सिल्क रूट तो ठीक है, चाइना से होते हुए ये जम्मू एंड कश्मीर के माउंटेनियस रूट से जाता हुआ ईरान और सऊदी अरब तक जाता है। सो दैट इज सिल्क रूट। ये बहुत ओल्ड रूट है, बिकॉज बाय दैट रूट जो सिल्क बनता था तो चाइना में वो सब जगह सप्लाई होता था, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिल्क रूट। अच्छा, दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और वर्क टुगेदर। तो या तो एक जैसी हों और एक साथ काम करें, और वर्क टुगेदर। फिर क्या आगे कहते हैं डेफिनेशन में, टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन। तो अचीव, ब्लड सेल्स अगर मिल जाए तो क्या ब्लड टिश्यू बन जाए? तो ब्लड टिश्यू क्या काम करती हैं? जो हमारे ब्लड वेसल्स में बह रही है, इतना सारा ब्लड है, वो एक ब्लड टिश्यू है, वो क्या काम करेगी? पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। यानी ऑक्सीजन को ले जाती है। कहाँ से ले जाती है? लंग से, हर सेल तक। तो हर सेल तक ले जाती है, क्योंकि एवरी सेल इज नॉट इन इमीडिएट इन्वायरमेंट टू द इमीडिएट कॉन्टेक्ट विद एनवायरनमेंट। तो हर सेल तो अमीबा की तरह लकी नहीं है कि उसको चारों तरफ जब मर्जी खाना मिल जाए, जब मर्जी वो फैगोसाइटोसिस कर ले, जब पानी पी ले तो पिनोसाइटोसिस कर ले, जब मर्जी इंजेस्ट कर ले, जब मर्जी इजेस्ट कर ले। क्या हमारी बॉडी में हर सेल इन्वायरमेंट के ठीक कांटेक्ट में है, सीधा कांटेक्ट में? तो फिर उनको मिल के काम करना पड़ेगा। आप कहेंगी कि हम ठीक है, हम एक साथ मिल जाते हैं, हमारे अंदर देखने की क्षमता है, नाक नहीं देख सकती, तो जो ऑप्टिक सेल्स हैं, ऑप्टिक का मतलब देखने वाली सेल्स, वो आँखों में है, कहेंगे हम तुमको खाने तक पहुंचा देंगे। और जो नाक है हमारी, उसमें अलग है ऑल फैक्ट्री नर्व्स, ऑल फैक्ट्री टिश्यूज, वो कहेंगे हम सूंघ लेंगे कि वहाँ खाना बन रहा है और बहुत महक आ रही है। जीभ कहेगी कि हम टेस्ट करके बता देंगे इजी टोके। और फिर उसके बाद फिर हमारा एक स्टमक सिस्टम है, उसमें खाना पहुँच जाएगा, तो वहाँ सेल्स हैं जो डाइजेस्ट करेंगी। तो हमारी हर सेल को खाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट हो जाएगा तो वहाँ ब्लड सेल्स जाएंगी, और क्या वो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को लेके पूरी बॉडी के हर सेल तक पहुँचाएंगी। तो आँखों को क्या खाना डाइजेस्ट करने की ज़रूरत है कि उनके पास ब्लड सेल्स अपने आप पहुँचा देगी? सिर्फ वो देखती रहे, खाने को पहुँचा देगी। तो सबको अलग अलग काम करना है, एक को खाने को देखना है, एक को हाथ में जो नर्व सेल्स हैं या मसल सेल्स हैं उन्हें खाना
तोड़ना है या अचीव करना है, दौड़ के खाने तक जाना है पैर की मसल सेल को। फिर खाना जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो ब्लड को क्या करना है, ब्लड सेल्स को वहाँ से लेके हर सेल के पास जाना है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में एक सर्कुलर सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिसमें सर्कुलेशन सिस्टम है, जिसमें से ब्लड लंग से ऑक्सीजन लेता है और इसके अलावा इंटेस्टाइन से क्या लेता है, न्यूट्रिएंट। तो सब सेल को पूछता है खाना ले लो, ऑक्सीजन ले लो, और क्या वो उनके जो वेस्ट सब्सटेंस है उनको कलेक्ट भी करता है और किडनी तक पहुंचाता है कि इसको अब बाहर निकालो, ये वेस्ट सब्सटेंस है, इजेस्ट आउट करो एज ए यूरिन। तो इस तरीके से डिफरेंट सेल वर्क। और ये एक सोसाइटी है। क्या तुम ऐसा करते हो अनुराग, जब तुम्हें रोटी बनानी होती है कि तुम जाते हो कुदाल लेके और गेहूं उगाते हो, फिर उसके बाद उसमें पानी डालते हो, तब गेहूं उगाते हो, फिर सब्जी उगाते हो, ऐसा करते हो कि सोसाइटी तुम्हें उगाया देती है? क्योंकि उसी तरीके से जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो इंडिविजुअल पर्सन कैन नॉट डू ऑल द जॉब एंड वी वर्क टुगेदर टू मेक ए सोसाइटी। आइसोलेशन में रहोगे तो सारा काम जंगल में खुद करोगे, बट लेकिन जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो कुछ काम तुम सोसाइटी के लिए करते हो और कुछ सोसाइटी तुम्हारे लिए करती है। तो इन द सिमिलर फैशन हर सेल, आँख में खाना डाल दोगे तो पच जाएगा क्या? तो उसके अपने स्पेसिफिक काम है, उसने अपने आप को उस तरीके से ढाल लिया है, उसको सिर्फ देखने का काम है। तो जिसका जो काम है उसको वही करना है। समझ में आ गई बात? तो टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन, तो सब लोग एक दूसरे के लिए करते हैं और पूरा ये किसके लिए कर रहे हैं, पूरे बॉडी के वेलफेयर के लिए, टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है। सो ए ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन, उसको क्या कहते हैं, कॉल्ड टिश्यू। उसे क्या कहेंगे, टिश्यू। नाउ अनुराग इस डेफिनेशन को रिपीट करो। टिश्यू माही रिपीट करो। तो फॉर एग्जाम्पल मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू ये किससे बनी है, मेड ऑफ मसल सेल। किससे बनी बताओ, मसल सेल से जो बनी मस्कुलर टिश्यू है, ऐसा है। नाउ अब देखो कि मोस्ट ऑफ द टिश्यू, तो हमारे पास देयर आर नोटिसेबल डिफरेंस, अलग अलग तरीके की टिश्यू होती हैं। तो जब सेल अलग अलग है तो उनसे टिश्यू भी अलग अलग बनेगी। तो अगर हम देखेंगे कि जो नर्व सेल से मिल के बनी है वो किससे बनी होती है, कि नर्वस टिश्यू, नर्व टिश्यू। तो नर्व टिश्यू ब्रेन में पाई जाती है, तो इट इज मेड अप ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल सिंगल सेल काम नहीं कर सकती, लेकिन बहुत सारी मिल जाए तो हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में एनालाइज कर सकते हैं। सो ये है, मस्कुलर टिश्यू इज डिफरेंट फ्रॉम नर्व टिश्यू बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल। तो ये दोनों सेम होंगी कि अलग अलग होंगी? जब जिससे जैसी सेल से मिलके जो चीज़ बनेगी वो डिफरेंट ही होगी। तो चीनी से मिलके बनाओगी कोई चीज़ तो मीठी होगी, नमक से होगी तो दूसरी तरह सॉल्टी होगी। तो इसी तरीके से डिफरेंट टिश्यूज आर ऑफ डिफरेंट नेचर एंड दे परफॉर्म डिफरेंट जॉब। सो अब देखें, मोस्ट ऑफ द टिश्यू दैट हैव आर सपोर्टिव विच प्रोवाइड अस विद स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। कुछ ऐसी होती हैं कि जो हमें स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती हैं। तो हमारी बॉडी में कौन कौन सी चीज़ें हमको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती हैं, जैसे मसल टेल, बोन टिश्यू। तो बोन टिश्यू किससे बनी होती है, बोन एक टिश्यू है। सो बोन अ काइंड ऑफ टिश्यू है, काइंड ऑफ टिश्यू मेड अप ऑफ बोन सेल। तो इसके बारे में आपकी बुक कहती है कि कुछ ऐसी टिश्यूज़ हैं जो हमको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती हैं, जैसे हमारी बॉडी में मसल है, बोन है,
ऐसा भी होता है। और कुछ दूसरी चीज़ें होती हैं जो हमको क्या देती हैं कि ऐसा भी होता है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती हूँ। क्या प्लांट में बार्क देखा है, जो बाहर में आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो चिप आउट होती रहती है, देखा है? तो अगर प्लांट में अगर आप लाठी मारोगे, एक डंडा मारोगे, तो क्या प्लांट को लगेगी कि सारा बार्क सेल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जितना भी उसके ऊपर इम्पैक्ट है? बार्क ले लेगा, क्योंकि वो कुशनिंग इफेक्ट देता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन बार्क जो होता है वो डेड सेल का बना है, फिर भी प्लांट के साथ रहता है। यानी शुरू में वो कभी लाइव रही होंगी। न्यू प्लांट में तो कोई बार्क नहीं होती ना, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। वो एक गस्टी विंड को सहन कर सकता है, बहुत तेज हवा चल रही तो झुक जाएगा। लेकिन बड़े पेड़ में क्या होता है कि उसको किसी न किसी तरीके से मैकेनिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। तो कई बार डेड सेल भी साथ में रहेंगी, ऐसा भी हो सकता है। ट्रीज में होता है, तो वहां पर बार्क होती है, तो डेड सेल्स आर सपोर्टिव एंड गिव्स इट ए मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई? हाँ, बोलिए। नाउ अब देखिए कि ये सारी बातें क्या हैं कि इन प्लांट्स, हाँ बोलो। तो जो लास्ट सेंटेंस हमारा है वो बोलिए, तो हम बता दें, उसी में इसका आंसर छिपा है। सम टिश्यू, बोलो। हाँ हाँ, यस, करेक्ट। हाँ, ये नाउ इन प्लांट सम टिश्यू गिव, तो कुछ टिश्यू ऐसी होती हैं जो प्लांट को क्या देती हैं? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ अभी हमारे पास कुछ ज़्यादा बताने को नहीं है, क्योंकि चैप्टर शुरू हुआ है। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं ये आगे के हैं इस चैप्टर के, तो अभी हम कैसे आपको वो टर्म्स के बारे में बता दें जिनके बारे में आपको पता नहीं है। सो इन प्लांट सम टिश्यू गिव स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ वाइल some are giving mechanical strength। दोनों में क्या फर्क है सूर्यांश? बोलो सूर्यांश, बताइए। while some are giving mechanical strength, तो कुछ ऐसी हैं जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती हैं, जबकि दूसरी कैसी हैं जो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती हैं। इन दोनों में क्या फर्क है बताओ? आप बताते ही नहीं हो सूर्यांश कुछ। सो सम आर गिविंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो किसी किसी को स्ट्रक्चरल, जैसे आपकी बॉडी में स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कौन दे रहा है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बोन है, मसल सेल है। और लेकिन अगर कभी आपके बॉडी में स्किन की मल्टी लेयर्ड हो जाए और किसी में बहुत फैट अगर है, तो उसको लाठी डंडे मारोगे तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फैट है। समझ में आई बात की नहीं? फैट सेल्स जो हैं उसके अंदर क्या करेंगी कि जर्क को एब्जॉर्व कर लेंगी और अंदर के नर्व सेल तक नहीं जाने देंगी। तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो मैकेनिकल जर्क को एब्जॉर्व करता है। ऐसे प्लांट में होता है। प्लांट्स में क्या होता है, उसको बाहर से अगर कुछ इम्पैक्ट होता है तो भी सहारे की जरूरत है। ह्यूमन में इस तरीके से अगर बहुत फैट है तो थोड़ा बहुत ही जर्क होगा। जैसे हमारी स्किन हमको थोड़ी सी मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती, क्योंकि इसमें मल्टी लेयर है। जैसे कभी देखा है कि एक स्किन छिल जाए तो अंदर भी एक स्किन की न्यू लेयर आती है, तो वो चीज़ होती है। तो इस तरीके से प्लांट में ये चीज़ है। एनिमल में क्या होता है? एनिमल में जो डिफरेंट सेल्स है, तो सम सेल्स गो एंड सर्च फूड, सम सेल डाइजेस्ट, तो देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर। क्या होता है? प्लांट में बहुत थोड़ा बहुत डिवीजन ऑफ लेबर, ज़्यादा नहीं है। सो सम सेल्स ये क्या होता है? ट्रांसपोर्ट वाटर, जैसे हमने आपको बताया ना जाइलम टिश्यू। तो सम सेल्स क्या कहती हैं? सम टिश्यू, बोलो। ट्रांसपोर्ट वाटर, प्लांट में ऐसा होता है। तो उस टिश्यू का क्या नाम है?
टिश्यू। और जब लीव्स में खाना बन जाएगा तो क्या उसे वापस भी पहुंचाया जाएगा सब जगह? क्योंकि भाई अब खाना बन गया लीफ में तो क्या पूरे प्लांट तक नहीं पहुंचाना है? रूट तो खाना नहीं बना पाएगा। तो रूट ने पानी दिया है उसको, तो उसे खाना कौन पहुंचाएगा? लीफ से खाना जाएगा कि तुमने हमें पानी दिया। इट इज गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है, तुम हमारे लिए करो, हम तुम्हारे लिए। तो सम टिश्यू क्या करती हैं, ये ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड, ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड टू ईच सेल। ईच सेल, वो कौन सी हर सेल तक जो प्रिपेयर्ड फूड को पहुंचाती है वो कौन सी टिश्यू है? सम टिश्यू। क्या वो फ्लोएम है जो खाना पहुंचाती हैं? जैसे हम लोगों की बॉडी में ब्लड सेल खाना पहुंचाती है, तो प्लांट में इसी तरीके से फ्लोएम टिश्यू है जो हर सेल तक क्या पहुंचाती है? खाना। तो जाइलम टिश्यू क्या करती है? क्या सब जगह पानी पहुंचाती है और वाटर, और ये सब जगह प्रिपेयर्ड फूड। प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं क्या? इवन वो जो बनाते हैं उसका 10% ही वो खाते हैं, 90% तो हम लोग खा जाते हैं। अब देखो, तो इस तरीके से इन केस ऑफ एनिमल, ये तो इन केस ऑफ प्लांट्स है, बट इन केस इसमें ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। इन केस ऑफ एनिमल्स वी हैव टू सर्च फॉर फूड, क्योंकि हम खाना तो बना नहीं सकते। जाइलम, ये फ्लोएम, PHLOEM, फ्लोएम टिश्यू। इन केस ऑफ एनिमल वी हैव टू सर्च फॉर फूड, हम खाना नहीं बना सकते, हमें लोकोमोट करना पड़ेगा, दौड़ना भागना पड़ेगा। सर्च फॉर फूड। प्लांट तो खड़े खड़े एक जगह धूप में खाना बना लेगा, हम कैसे बनाएंगे? हमको तो नौकरी भी करनी पड़ेगी। सो वी हैव टू सर्च फॉर फूड, वी हैव टू गेट इट, फिर देन गेट इट, उसे पाना पड़ेगा, फिर देन इंजेस्ट इट, क्या उसे खाना पड़ेगा? इंजेस्ट का मतलब है कि टेक इनसाइड अस, जैसे अमीबा करता है इंजेस्ट, इनटेक, इट इज इन टेकिंग ऑफ फूड। सो वी हैव टू इंजेस्ट इट, डाइजेस्ट इट, क्या डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा? डाइजेस्ट इट, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? डाइजेस्ट के बाद क्या उसको हर सेल तक पहुंचाना पड़ेगा? यस, ट्रांसपोर्ट टू ईच सेल, ईच सेल। और फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? एंड एक्सक्रीट द वेस्ट सब्सटेंस ऑफ ईच सेल आउटसाइड, हर एक सेल का एक जगह से कहीं से एग्जिट होना चाहिए वेस्ट। क्या प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन होता है, जैसे उसकी बॉडी में से कभी कभी गम निकलता है, कभी कभी रेजिन, कोई कुछ चीज़ निकलती रहती है, प्लांट से बहता रहता है, कोई गम है। जैसे हम लोग गोंद खाते हैं, गोंद के लड्डू, तो वो एक प्लांट का वेस्ट है, तो वो हम लोग खाते हैं। तो गम है, रेजिन है, कभी कभी उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, विल्टिंग ऑफ लीव्स, तो इस तरीके से शेडिंग ऑफ लीव्स, तो उनसे वो अपना वेस्ट बाहर निकालता है। और उसमें उतना वेस्ट होता भी नहीं है ज़्यादातर, तो वो अपने वैक्यूल्स में ही रख लेता है, क्योंकि उसका वैक्यूल्स बहुत बड़ा है, 50 to 90% स्पेस कवर करता है। तो प्लांट अपने वैक्यूल्स में ही अपना वेस्ट छोड़ देता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोकोमोशन नहीं है। क्या तुम दौड़ोगे तब तुम्हारे अंदर से ज़्यादा CO2 निकलेगी, क्योंकि हमारे अंदर फिर ज़्यादा सेल का वर्क होगा, ज़्यादा एनर्जी की यूज़ होगी और ज़्यादा ग्लूकोज का कंजम्पशन होगा। और ग्लूकोज के टूटने से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं? CO2 एंड वाटर, क्योंकि ग्लूकोज टूटेगा तो उसी चीज़ को रेस्पिरेशन कहते हैं, फूड का टूट जाना। तो हाँ, तो ये जो चीज़ है कि ग्लूकोज, ये जानते हो, और ग्लूकोज में अगर हमने ये ग्लूकोज ब्लड ने कहाँ से ली? क्या ये उसने इंटेस्टाइन से ली? हमारी स्टमक के नीचे इंटेस्टाइन होती है। और ऑक्सीजन कहाँ से लिया? लंग से। क्या और क्या हर सेल तक पहुंचा दिया कि ये लो ग्लूकोज, ये लो ऑक्सीजन है, उसे तोड़ो? तो फिर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या इसे तोड़ दिया?
और जब तोड़ दिया तो उसने क्या कहा कि ये हमने तोड़ दिया और एनर्जी बना दी है, अब सब लोग लो इस एनर्जी से दौड़ो भागो काम करो। CO2 कहाँ से निकाल दी गई? क्या लंग से निकाल दी गई? वापस ब्रीद आउट। ग्लूकोज कहाँ से आया? ग्लूकोज, जो हमने खाना खाया उसमें रोटी थी, चावल था, वही ग्लूकोज था। सो इट इज ब्रेड होगी या राइस, व्हीट और राइस, इन सब में ग्लूकोज होता है। जो फ्रूट्स हैं उन सब में, स्वेट में जो एक्सेस सॉल्ट होते हैं, वेस्ट सब्सटेंस, तो स्वेट के माध्यम से भी हम अपना एक्सक्रीशन करते हैं, जो एक्सेस सॉल्ट है वाटर निकाल देते हैं, और ब्रीद आउट से CO2 निकाल देते हैं, और यूरिन से क्या निकाल देते हैं? वाटर। तो क्या हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन सारी सेल का एक ही जगह से होता है? तो एक्सक्रीट भी करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, और फिर क्या करना है बताइए? ये वेस्ट हुआ कि नहीं? ये बॉडी वेस्ट है कि नहीं? तो इसे बाहर निकालना है, तो कौन निकालेगा? फिर एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट सब्सटेंस, सभी चीजों का एक्सक्रीशन भी करना है, यानी थ्रोइंग आउट वेस्ट आउटसाइड, थ्रोइंग आउट वेस्ट, इतना सारा काम करना है हमारी बॉडी में। सो दिस रिक्वायर, इस वजह से हमारे अंदर डिवीजन ऑफ लेबर चाहिए, यानी काम का बंटवारा बिल्कुल निश्चित होना चाहिए। ऐसे काम नहीं चलेगा, सारे सेल को अलग अलग काम करना पड़ेगा तभी काम चलेगा। इतने सारे काम हैं, सबको, किसी को खाना देखना है, किसी को कुछ ले जाना है, किसी को पचाना है। इसलिए क्या होगा? इसलिए देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर। अब ये देखो इसमें लिखा है, यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे टिश्यू चैप्टर में, तो यहाँ लिखा है कि इसलिए हमारी बॉडी में क्या चाहिए? डिवीजन ऑफ लेबर। नाउ तो आगे क्या कहा है? थ्रोइंग आउट वेस्ट। अब इतने सारे, पहला पेज है, दूसरा वाला जो कॉलम है, यानी आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो उसी में थोड़ा सा आगे जाओगी, पेज नंबर 68, पहला ही पेज है, टिश्यू चैप्टर। ये टिश्यू चैप्टर है, और इसी में यहाँ आ जाओ, है। इसलिए हमारे में क्या होगा? डिवीजन ऑफ लेबर होगा। डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस। अलग अलग ऑर्गन अलग अलग काम करते हैं क्या? प्लांट में ऑर्गन होता है क्या? प्लांट में हार्ट होता है, किडनी होती है क्या? कभी सुना है प्लांट की किडनी खराब हो गई, प्लांट की आइस खराब हो गई? ऐसा तो नहीं है। सो डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस, डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्म डिफरेंट जॉब, एंड डिफरेंट ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू। आंख एक ऑर्गन है, लेकिन आंख जो है, आंख के अंदर अंदर आई टिश्यू होगी, ऑप्टिक टिश्यू, देखने वाली टिश्यू। आंख के बाहर भी होगी क्या? तो जो ग्रुप ऑफ सेल एक साथ हो गए हैं और वो वहीं रह रहे हैं, तो उस चीज को जैसे हम कहते हैं कि ये अभयगढ़ स्कीम कॉलोनी, इसी तरीके से गोल्फ कोर्स कॉलोनी। तो एक जैसे लोग एक जगह रहते हैं, फिर वो एक कम्युनिटी बना लेते हैं, उनका कुछ एक साथ कहीं ना कहीं कम्युनिटी सेंटर होता है, जहाँ पर आपस में वो मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, कोई फेस्टिवल मनाते हैं। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो अपना अपना एक्टिविटीज़ एक जैसा करते हैं। तो जब डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस हम लोगों में, ठीक है, सो देयर आर वेरियस ऑर्गन्स डूइंग इट। ये सब काम अलग अलग ऑर्गन करेंगे। देयर आर वेरियस, तो बहुत सारा इसमें ऑर्गन सिस्टम भी है। ऑर्गन सिस्टम कौन कौन सा है इन्वॉल्व इन इट? जैसे कौन कौन सा ऑर्गन सिस्टम है? क्या हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें नॉस्ट्रिल्स आती है, नाक से हवा जाती है, फिर विंड पाइप से होते हुए लंग्स तक जाती है, फिर लंग्स के ऊपर रिब्स है। डाइजेस्टिव नहीं, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस का पूरा सिस्टम। सांस अंदर जाना और फिर वहां से बाहर निकलना, और उस ऑक्सीजन को, ब्लड को सारी सेल तक पहुंचाना, उस सिस्टम को क्या कहते हैं? बोलो।
उतना ही बोलो, फिर बात बिगड़ जाती है, फिर आप जो है वो रेड हियरिंग हो जाती है ना, आप आउट ऑफ सिलेबस ले जाते हो हर बार। रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर खाना डाल दोगे, नाक से खाना डाल दोगे तो पच जाएगा क्या लंग्स में जाके? अच्छा, फिर एक दूसरा सिस्टम कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा है? एक हम माउथ से खाना लेते हैं, एक नॉस्ट्रिल है, वो भी एक इनटेक का पॉइंट है, एक माउथ से चीज ली, तो ये पूरा सिस्टम कौन सा हुआ? डाइजेस्टिव। उसमें खाना जाएगा, पचेगा, और फिर हमारे एनस से जो है जो भी डेफिकेशन हो जाएगा, तो वेस्ट सब्सटेंस बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही क्या हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में मेनली ब्लड आता है, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तो वो चीज़ तो मूवेबल है, लेकिन वो सिस्टम कौन सा है जो ये एक्सचेंज करता है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, ठीक है। ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, हार्ट है, हार्ट ही तो पंप करता है सब कुछ। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या आएगा? ब्लड आएगा, और ब्लड जिसमें बह रहा है वो ब्लड वेसल आएगी और हार्ट आएगा। अच्छा, इसी तरीके ब्लड में आरबीसी भी होगा, डब्ल्यूबीसी भी होगा, और साथ में उस लेकिन सफाई करता है उसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, उसी ब्लड में ही तो सफाई की ज़रूरत है। जहाँ बहुत सारी चीज़ें आ जा रही वहीं तो सफाई चाहिए, है बात कि नहीं? तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। इसी तरीके से एक्सक्रीशन सिस्टम है, वो क्या करेगा? क्लीनिंग करेगा सब चीज़ों को, वेस्ट को। तो ये ऑर्गन सिस्टम हो गए। ऑर्गन सिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑर्गन। कोई भी ऑर्गन सिस्टम किसका बना है बताओ? क्या वो ऑर्गन का बना है? तो और फिर वो ऑर्गन्स किसके बने हैं? हाँ, ये सही बात है। ऑर्गन सिस्टम इज मेड ऑफ ऑर्गन्स। बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह सकता हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम किसका किसका बना होगा? डाइजेस्टिव, हाँ, इज मेड ऑफ, उसमें बहुत सारे ऑर्गन आ जाएंगे, माउथ से लेके, माउथ भी एक ऑर्गन है, टंग, ठीक है। इसी तरीके से स्टमक, फूड पाइप भी होता है क्या, जो टंग से खाने को नीचे तक पहुंचाता है? तो फूड पाइप हो गया। और इसके अलावा भी स्मॉल इंटेस्टाइन जो बहुत लंबी होती है, तो 6 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, और एनस जहाँ से डेफिकेशन हो जाए, खाने का वेस्ट सब्सटेंस बाहर निकल जाए। तो इस तरीके से ये ऑर्गन्स हैं। तो ये इतने सारे ऑर्गन मिले तब जाके कौन सा सिस्टम बना? अच्छा, हार्ट इज ऑल्सो ऑर्गन। ये सारे ऑर्गन्स हैं। इज मेड अप ऑफ विच आर ऑर्गन्स। ये सब क्या हैं? विच आर ऑर्गन्स। एनी ऑर्गन is made up of a specific kind of tissue. Any organ, किसी भी ऑर्गन को लोगे उसमें अलग ही तरीके के टिश्यू मिलेंगे। यही उसकी पहचान है कि उसमें अलग तरीके के टिश्यू है, तभी तो अलग काम कर पा रहा है। Made of specific kind of tissue। किसी का लीवर खराब हो गया तो उसकी जगह किडनी ट्रांसप्लांट कर दोगे क्या? चल जाएगा? क्योंकि जो लीवर के टिश्यू हैं वो अलग हैं, जो किडनी के टिश्यू हैं वो अलग हैं। तो हर चीज़ के अपने अपने टिश्यू हैं। तो इतनी बात हो गई। सो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग तरीके के हैं, अलग अलग काम करते हैं। नाउ dissection of kidney। so we will see कि क्या ये, अब देखो कि कोई भी है जो यूरिन बनाती है हमारी बॉडी में, तो ये देखो, तो ये हमारी बॉडी की किडनी है जो स्पून शेप है।
इसके ऊपर फैट सेल है, फैट सेल देख रहे हो जो फैट लगा, फैट हटा रहा है ये। एक मिनट, हाँ बोलो। हाँ फैट सेल वाइट है जो ऊपर लगी थी, तो वो जस्ट उसको एक तरीके का कुशनिंग इफेक्ट देती है। जब भी जहाँ जहाँ भी हमारी बॉडी में फैट है वो क्या करता है, क्या बताओ, किडनी तो एक चम्मच में आ जाती है, एक चम्मच के आकार की होती है। तो ये देखो अभी ये हमारे बैक साइड में होती है, जस्ट हमारे लेग्स के ऊपर किडनी। अच्छा ये किडनी निकाल दी, जैसे निकल गई। अभी देखो फैट टिश्यू को हटा दिया, बोल रहा है ना फैट टिश्यू, सुना? तो फैट टिश्यू हटा दिया और किडनी टिश्यू देख रहा है, किडनी एक ऑर्गन है, तो ये हटा दिया सारा। अब देखो, अब इसको ये दिखाएगा आपको कि ये किसकी बनी है, जरा देखो तो, कि इसकी ऊपर की लेयर भी निकाल दी। बोलो, अब इसका कलर समझ में आया? Protection to the kidney, so here you can observe the reddish brown shaped kidney. अब ये है ना, तो ये किडनी हो गई। अब इस किडनी को which continue with the और आगे देखें, ureter. Okay, so whatever the urine is there, nitrogenous waste part is there, which comes out through this. तो यहीं से यूरिन बनता है, ये जो निकाल रहा है ये यूरिन के लिए जाती है। अब इसको खोल दिया इसने, चाकू से काट दिया, देखो। Now, as we go on cutting, this is the outer one is there, which is a cortex. तो Inner to that, we observe that ये ह्यूमन की किडनी है। first, what is the renal cortex is there, which is the अब outer, देखो, or we can say the peripheral reddish brown तो color ये structure, इसके which अंदर is a बिल्कुल granular अलग चीज structure, होगी, ये टिश्यू की बनी which है। contain the किडनी की कोई और टिश्यू होती है, वो हम आपको बताएंगे क्यूबॉइडल होती है, inner white portion बट is वो there. होती है। तो अब इसको कट करने पे ये जब थोड़ा सा कट होगा तो आगे दिखाएगा कि क्या है। ये देखो इसने कट कर दिया, दिख रहा है आपको, है ना अलग तरीके की टिश्यू, ठीक है। तो ये चीज हमारी किडनी की टिश्यू आपको दिखाई गई। अब देखो, जिसके बारे में हमने आपको दिखाया कि इसमें अलग ही टाइप की टिश्यू है। नाउ अगर आप देख लें तो ये यहाँ पर भी यही चीज दिखा रही कि फैट सारा हटा दिया, और ये फैट हटाने के बाद अब धीरे धीरे किडनी निकाल रही है। तो इसने किडनी निकाल दी, इसने 2 किडनी निकाल दी। क्या हमारी बॉडी में 2 किडनी है? पेयर ऑफ किडनी है। और ये देखो यूरेटर की ओर जा रही, यूरिन के लिए। अब ये देखो, अब आगे देखो, अब इसने इसको कट कर दिया, तो समझ में आ गया। तो ये अलग टिश्यू की बनी होगी, तो वो क्यूब टाइप की टिश्यू होंगी, जिनका क्या नाम होगा? क्यूबॉइडल टिश्यू। किडनी किसकी बनी होगी, बोलो? हाँ, अभी अगले पेज पे आने वाला है, पूछेंगे डाइसेक्शन ऑफ हार्ट। अब हम देखेंगे कि जो हमारा हार्ट है वो भी अलग टाइप के टिश्यू का बना है। लेट अस सी कि ये हार्ट है, किसकी तरह है? क्या एक मुट्ठी की तरह है? ये हम लोग का हार्ट है। अच्छा, ये दिख रहा है हार्ट कैसा है हम लोग का? Just where the top surface lies is where the atria would have been. These have been trimmed off so we can see the details of the inner cavity. So we're going to make our first incision onto this अब side देखो, of the heart. जब ये हमें हार्ट पता चल गया, क्या कुछ इसका कलर अलग है? क्या ये कुछ अलग टिश्यू का बना होगा? चेक कर लें किस टिश्यू का बना है जरा। ये अगर चाकू से कट करेगी तो पता चल जाएगा कि क्या इसका कुछ कलर अलग दिखता है। ये अब देखो कुछ अलग दिख रहा है।
And those heart valves are incredibly important in maintaining unidirectional flow of blood around ओके the body. सो ये इसका टिश्यू है हार्ट का. Second incision हार्ट we're में gonna बिल्कुल make अलग is going तरीके to का हो be गया ना. into the right ventricle. इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू. अब जरा हम देखें कि क्या हमारा लीवर किसी अलग टिश्यू का बना है. Again, take the scissors to cut. हाँ, नाउ वी विल सी कि ब्रेन किसकी बनी है. एंट्रेंस एग्जाम एक ही का होता है. देखो ब्रेन जो है वो तो नर्व सेल की हमने आपको बता दी थी कि ब्रेन इज मेड अप ऑफ नर्व सेल. ओके नाउ डाइसेक्शन ऑफ ब्रेन. सो ये देखो लेट अस सी इट कि ह्यूमन ब्रेन अखरोट कभी देखा है आपने, खाया है? तो ये इसमें देखो of the brain. ये हमारा ब्रेन है. Now let's look at the surface of the brain. ये We've removed the क्या इसका coverings, टिश्यू the अलग है? leptomeninges, the pia, and the arachnoid. And I बिल्कुल wanted अलग to कलर है. show ये you सब the नर्व different सेल भरी हैं lobes of इसमें, the brain लाखों लाखों. as an introduction. In दिख addition, रही है आपको on this brain, कैसा है? you can see the Human brain. brainstem. The brainstem extends from this region where my probe is, a little bit ब्रेन difficult अब to जितना see. बड़ा हाथ है, सबसे बड़ा ब्रेन होता है बॉडी में. एक बच्चे का भी ब्रेन सबसे बड़ा होता है, लेकिन बड़े होते होते ब्रेन ज़्यादा नहीं बढ़ता है, बॉडी बढ़ जाती है. तो शुरू से ही ब्रेन बड़ा होता है. ठीक है. तो अगर मान लीजिए इसका डाइसेक्शन किया जाए तो आप इसके अंदर के टिश्यू देखें. ये तो दिख ही रहा है ब्रेन आपको. ठीक है. नाउ सो इसमें दैट इज ये कट कर दिया बीच से. चेक कर लो, ये देखो. ठीक है. अगर इसे कट किया जाए तो बीच की इसकी टिश्यू देख लेना. तो नाउ अलग अलग जगह ये बता रही कि ब्रेन का अलग अलग जगह अलग अलग काम होते हैं. ये कट ब्रेन है. तो ये इस तरीके से उसको पहले से ही कट के रखा, एक पीस काट दिया उसमें. ये देखो एक स्लाइस्ड है, एक स्लाइस काट दी ऐसे. समझ में आ गई बात? इसका टिश्यू अलग है ना. अच्छा अब देखो, जब आपने ब्रेन देख लिया, इसका टिश्यू अलग है. अलग अलग ऑर्गन अलग अलग टिश्यू के हैं. सो डाइसेक्शन ऑफ लीवर. हम लोगों का लीवर क्या करता है? क्या वो फूड को स्टोर करता है? तो उसमें खाना स्टोर रहेगा. अगर आप कहीं दबे रह जाते हो भूकंप में तो वो दिस इज लीवर. Here we've got the liver, one of the largest solid ये organs किसी in the body. ये It's काऊ also का a है. gland. Now, in terms of where your liver is in a human, हम लोगों का you छोटा take होगा, your right hand इतना and हाथ place की it तरह under your होगा, यहाँ पे ribcage. होगा, इतना बड़ा होगा, Approximately बस just इतना that. बड़ा, जितना हाथ In की a तरह. human male, this can weigh up to 1.8 kilograms and contain up to 28 a pint किलोग्राम है ये जो So लिए. the liver is made up of a lobe. इसमें or two बहुत lobes, सारा a blood largest rich है. right lobe and then a slightly smaller left lobe. And अब देखो darkish इसके reddish इसका colour कलर अलग है. is made of all the cells अगर which मैं we call आपको hepatic दिखाऊं vein. कि The hepatic इसका अगर कट किया जाए, ये देखो कट करने पे ये कैसा रहेगा. बिल्कुल अलग ही इसका वो है. टिश्यू ही पता चल जाएगा अलग है. ये भी क्यूबॉइडल है और इसमें ग्लैंड होती है, ग्लैंडुलर होती है. फिर नाउ इसको ये पानी में डाल देगी तो ये तैरेगा भी. तो इस तरीके से पता चलता है कि ये अलग अलग हैं. देखो इसके पीसेस कर रही है छोटे छोटे. तो आपको दिख रहा है ना, ये अलग चीज़ है. ब्रेन से अलग है कि नहीं? तो ये देखो. सो हमारे अब ये देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, आँख में डालने वाली दवा. तो उसमें लीवर डाल देगी. ये हमारी बॉडी के सारे टॉक्सिक हटा देता है. लीवर बड़े काम की चीज़ है. सो अब इसको ये लीवर को इसमें डाल देगी. ज़रा देखते हैं क्या होगा. सो ये देखें, ये इसमें रिएक्शंस हो रही हैं. ये देखो तो ऑक्सीजन निकलती है बहुत सारी. लीवर हमारे बॉडी के सब टॉक्सिक हटा देता है. सो दैट यू हैव सीन कि
लीवर Aside from bile production क्या करता है? and detoxification, liver has over 500 functions. उसका अलग काम है कि फूड को स्टोर करना, और दूसरा काम क्या बताया, बताओ, क्या टॉक्सिक सब्सटेंस को हटाना। नाउ फंक्शनिंग ऑफ लाइव लंग्स। अब हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में कि लंग्स कैसे काम करते हैं, इस चीज को भी देखो। सो इम्प्रूव हो जाए और वो अपने न्यू जस्ट वी सी लंग्स से हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज कर दिया जाता है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज सांस लेते हैं। सो लेट अस सी दैट कि on this system. There's a similar study currently ये देखो, which has yielded some promising early results. ये हमारे लंग्स हैं, और लंग्स के अंदर क्या रहेगा। It's cut the complication rate by more than 60% and अब improved ये देखो, survival लंग्स by के अंदर 30%. रहेगा हार्ट। तो हार्ट का आप वर्किंग देखो, हार्ट पंप होता दिख रहा है क्या? जस्ट एक मिनट। right side and left side, and you can feel the vessel itself, see the pressure in the vessel. ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हार्ट हो रहा है। लेट अस सी, It's just functioning as if it's in your body. ये हार्ट धड़क रहा है क्या? And it's not just hearts which can be transported on ये this system. किसी में लगाया जाना है, एक आदमी से निकाला गया या कहीं से लाया गया है, और अब किसी में, ये लंग्स के अंदर रहता है, ये लंग्स हैं और इसके अंदर लगाया जाएगा। समझ में आ गया ना? Complication rate by more सो वी हैव सीन दैट Action here and lungs that are going on. हार्ट बीट देख लो, लंग्स का भी फंक्शन देख लो, लंग्स भी दिखा देंगे। ये देखो, ठीक है, ये दिख रहा है आपको? हाँ, ये रियल हार्ट है, ये लगाया जाएगा रियल आदमी में। अब देखो, तो जैसे आपने ये देखा कि हार्ट कैसे काम करता है। नाउ फंक्शनिंग ऑफ लंग्स। सो वी विल सी लाइव फंक्शनिंग ऑफ लंग्स, कि लंग्स कैसे हमारी बॉडी में काम करते हैं। जरा ये देखो, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि एक दिन के अंदर आप तकरीबन एयर के 20,000 गैलन्स ब्रीथ करते हैं। सांस अंदर लेना लेट अस सी में से हमारी बॉडी में पाए कि हमारा लंग्स कैसे काम करता है। पार्ट्स यानी लेफ्ट और जिसे हम एक्सहेलेशन सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह नाउ जस्ट so anatomy of lungs. So here we've got the Now. lungs and the heart from a sheep. And it will अब देखो लंग्स कैसे काम करता है। ये क्या है बताओ? we have the क्या आप यहाँ देख रहे हो हार्ट्स को लंग्स के साथ? right lung. And I can just demonstrate बीच में हार्ट है। these are lungs by intubating the अच्छा, अब ये पाइप लगा रहा है, जरा देखना, here. अभी इसमें हवा भर जाएगी। Intubate that. And I can blow up the endotracheal cuff. And then we should be able to inflate these lungs. देखो, इससे ऐसे ही फूल गया लंग्स। A bit leaky, but I think we can basically see that the lungs are inflating. तो ये लंग्स है, बीच में As हार्ट we है। put positive pressure. एक लंग्स में कुछ गड़बड़ी होगी तो नहीं, या एक ही तरफ है कुछ कर रहा होगा, तो इस तरीके से। ठीक है कि नहीं? समझ में आ गई? खैर, ये सब ये तो थोड़ी सी बात बताई गई है। इन सब से हमारा ख़ास मतलब नहीं कि हमें अब अगर बॉडी के टिश्यू जानने तो ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ लंग्स है, कहाँ कहाँ लीवर है। अब तो नहीं भूलोगे ना कि लीवर कहाँ पर है, हार्ट क्या है। अगर मैं कुछ बताऊँगा तो वो चीज़ मालूम होगी आपको। सो एनी ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू। जैसे हमारा हार्ट क्या वो अलग टिश्यू का है, ब्रेन अलग टिश्यू का है। तो आपने देखा था कि ब्रेन कुछ येलोइश है, किडनी तो ब्राउन कलर की थी, और वो लीवर तो डार्क ब्राउन था कि नहीं? सो एनी ऑर्गन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू। व्हाट डज इट मीन बाय डिवीजन ऑफ लेबर? सो तो इसमें क्या होता है, जैसे सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है क्या? जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है क्या वो गाल्जी ऑपरेटस कर देगा क्या?
जो माइटोकॉन्ड्रिया अपना वो एनर्जी बनाए और गोल्जी apparatus पैकिंग करे, तो टिश्यू में भी यही काम है. सो विद इन टिश्यू ऑल्सो डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस. डिफरेंट टिश्यू डू डिफरेंट वर्क, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन ही पढ़ ली थी कि व्हेन ए ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स. अगर आप सिर्फ इतनी डेफिनेशन लिखोगे तो भी कोई काटेगा नहीं, कहीं काट नहीं सकता है. ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ टिश्यू व्हेन ग्रुप्ड टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, इट इज कॉल्ड टिश्यू. ए ग्रुप ऑफ सेल ऑफ सिमिलर काइंड, जब वो एक साथ हो जाते हैं और वो किसी एक काम को अंजाम देते हैं तो उसको ऊतक कहते हैं. तो जब एक तरीके की कोशिकाएं एक साथ मिल के किसी काम को करती हैं तो ऊतक कहलाती हैं. तो यही चीज़ है. सो डिफरेंट टिश्यू वर्क फॉर डिफरेंट पर्पस, उनके डिफरेंट जॉब्स हैं. सो डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस इन टिश्यू. इसका मतलब क्या है? टेक्स प्लेस इन टिश्यू. इसका मतलब है कि डिफरेंट टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स. डिफरेंट टिश्यू अलग अलग काम करती हैं, परफॉर्म डिफरेंट जॉब. यानी मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जो मस्कुलर टिश्यू है वो किसके लिए काम में आएगी? क्या लोकोमोशन के लिए? फॉर लोकोमोशन क्या है? क्या चलना फिरना? ट्रेन एक लोकोमोटिव है जो यहाँ से वहाँ से वहाँ चलती है. तो चलने फिरने के लिए कौन सी टिश्यू चाहिए? जिसके अंदर मसल्स होंगी. आपने देखा पहलवान में मसल्स कितनी होती हैं. और इसी तरीके से जो ब्लड टिश्यू है वो किसके लिए है? फॉर ट्रांसपोर्टेशन. बोन टिश्यू किसके लिए है? फॉर हमको, हाँ बिल्कुल सही बात है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ. इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जो कार्डियक टिश्यू है वो किस लिए है? अभी आने वाला है कार्डियक टिश्यू, यानी हार्ट की टिश्यू. हार्ट को क्या कार्डिया कहते हैं? और जिस अस्पताल में हार्ट का इलाज कराया जाता है उसको क्या कार्डियोलॉजी कहते हैं? सो हार्ट का मतलब ही होता है कार्डिया. तो उससे कौन सी टिश्यू बनी? वो किसके लिए होती है? क्या पंपिंग ऑफ ब्लड? ऑफ ब्लड. तो इस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग टिश्यू अलग अलग काम करती है. अब जरा आगे देखो, हम लोग आते हैं कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 69, पेज 69. तो सबसे पहला नाउ क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या होता है बताओ. तो ये तो हमने कह दिया. हाँ यही टिश्यू है, इसको टिश्यू कहेंगे. बोलो क्या कह रही हो? ठीक है. व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? सो पहला क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, टिश्यू की डेफिनेशन. सो सेकंड है कि यूटिलिटी क्या है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. क्या होता है? ठीक है. ऑल सेल्स आर नॉट in contact with immediate environment. वो चारों तरफ के environment के संपर्क में है कि जब मर्जी खाना ले लें. environment. So hence they have to depend on each other and a division of labor takes place. hence इसलिए क्या करना पड़ता है? hence
a division of labor takes place. लेबर, हमारी सोसाइटी में भी यही काम है क्या, डिवीजन ऑफ लेबर? कुछ लोग अनाज उगा रहे हैं और कुछ लोग टेलरिंग कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, नहीं तो काम ही ना चले। सब लोग अगर खेती करने लगे, अपने घर के आगे आलू का पेड़ और गेहूं का पेड़ लगाने लगे, डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस, ठीक है, जिससे कि सबका काम चल सके। फॉर दिस, इसके लिए क्या करती हैं सेल्स? फॉर दिस जो सेल्स होती हैं, दे टेक ए पर्टिकुलर शेप, वो एक तरीके का अलग शेप ही ले लेती हैं। सो टेक ए पर्टिकुलर शेप। प्लांट में भी जब सीड से सब निकलती हैं सेल्स, जब पहला कोमल सा पत्ता निकलता है तो सब सेल एक होती हैं, लेकिन वही बढ़ते बढ़ते कोई ब्रांच बन गई, कोई रूट बन गई, कोई लीफ बन गई, कोई फ्रूट बन गया, तो सब अलग अलग हो गई कि नहीं? उनमें भी क्या शुरुआती सेल सब एक जैसी गोल गोल होती हैं और बाद में बदलती चली जाती हैं, कुछ जाइलम बन गई, कुछ फ्लोएम बन गई। बोलो, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ती चली गई अब उनका काम चलेगा नहीं, तो वो कहती तो थोड़ा काम तुम संभाल लो, तुम इस काम में स्किल्ड हो जाओ, तुम इस काम में स्किल्ड हो जाओ। तो डिवीजन ऑफ लेबर हुआ कि नहीं? फॉर दिस, इसके लिए क्या होता है? सेल टेक, जो सेल्स होती हैं, टेक ए पर्टिकुलर शेप, और जब एक पर्टिकुलर शेप ले लेती हैं, एंड सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल ग्रुप्ड टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर जॉब। तो जब अलग अलग सबने शेप ले लिया, कोई किडनी की सेल बन गई। जब बच्चा होता है, हम लोग अपनी माँ के पेट में सिंगल सेल थे कि नहीं? फिर वही बढ़ते बढ़ते जब उसमें से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से फिर 64, और ऐसे बढ़ते चले गए। तो क्या उनमें से थोड़ी सेल ने बोला कि अब काम नहीं चलने वाला, तुम लोग जाओ किडनी बनो, तुम लोग जाओ हार्ट बनो, तुम लोग बोन बन जाओ, तुम आंखों की सेल बन जाओ? यही हुआ है क्या? तो वही एक सेल थी, लेकिन उन लोगों ने आपस में कहा काम कैसे चलेगा, क्योंकि ऐसे तो खाना पीना मिलेगा नहीं माँ से, तो थोड़े थोड़े सेल अलग अलग हो गए और इसी तरह से 3 किलो का बच्चा बन गया। बोलो। सो अब जब उन्होंने अलग अलग शेप ले लिया, फिर वो सब लोग मिल के काम करने लगे। नहीं, कुछ बच्चे 2 किलो के भी होते हैं, कुछ 4 किलो के भी होते हैं। सेल टेक्स ए पर्टिकुलर शेप, ठीक है, मैक्सिमम 4 kg तक का होगा। सो सिमिलर सेल्स फिर क्या करेंगी बताओ? सिमिलर सेल्स नाउ ग्रुप्ड टुगेदर, क्या वो ग्रुप हो जाएंगे टुगेदर, ठीक है, टू अंडरटेक ए पर्टिकुलर जॉब, कि भाई हम इस काम की जिम्मेदारी लेते हैं। अंडरटेक अ पर्टिकुलर जॉब एंड दे आर कॉल्ड टिश्यू। फिर वो क्या कहलाने लगते हैं? टिश्यू। डिफरेंट टिश्यू। अब जब डिफरेंट सेल अलग अलग ग्रुपिंग हो गई, कुछ किडनी बन गई, कुछ हार्ट बन गई, और वो उनके अंदर अपने टिश्यू हैं, कार्डियक टिश्यू है, किडनी का क्यूबॉइडल टिश्यू है, ऐसे स्केलेटल टिश्यू है। नाउ दे कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। कभी ऐसा हुआ है कि तुम हाथ ले गए और मुंह ना खुला हो और मुंह के बाहर ही खाना लग गया हो? बोलो, ऐसा हुआ नहीं क्या? हम ऐसा हुआ है कि एक पैर जब उठा हुआ है तो दूसरा भी उठ गया हो? ऐसा नहीं हुआ ना? तो हमारी बॉडी के जो डिफरेंट सेल्स हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं, बहुत समझदारी से कोऑर्डिनेट करते हैं। हाथ में गर्म चीज आएगी तो छोड़ देते हैं, लेकिन अगर पहले कभी मम्मी ने मारा हो कि भाई बहुत गर्म कप है और छोड़ने से पिटाई हो सकती है, तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं हम कप, उसको पकड़े रहेंगे, चुपके से रख देंगे। तो हमारी बॉडी जो है इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स देती है, सिंपली नहीं है कि किसी चीज में रिफ्लेक्स एक्शन दे दे, गर्म है तो छोड़ दो। तो हम ये भी देख लेते हैं छोड़ने से पहले कि ये चीज, उतनी देर में हम सोच भी लेते हैं सेकंड्स में कि ये छोड़ने से हमें नुकसान होगा। बॉडी अपनी सेफ्टी के लिए वही एक्शन लेती है जो बेस्ट है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से these are called tissue. Different tissue perform different job and they coordinate with each other. ऐसा हुआ है खाना खाया और पेट ने पचाने से मना कर दिया हो? So डिफरेंट टिश्यूज हो गई, अब अलग अलग टिश्यू हो गई। सो डिफरेंट टिश्यू, जैसे आपने देखा किडनी की अलग है, हार्ट की अलग है, तो डिफरेंट टिश्यू, ठीक है, परफॉर्म, ये कोऑर्डिनेट विद ईच अदर,
कोऑर्डिनेट विद ईच अदर फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम लोगों के जीने के लिए ये टिश्यू काम कर रही हैं क्या? क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट ये ना करें तो फिर तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, फिर एक टिश्यू भी नहीं जिंदा रह पाएंगे, फिर तो सेल भी नहीं जिंदा रह पाएंगे। अल्टीमेटली लोगों के जिंदा रहने से समाज जिंदा है, फिर समाज से और आगे चल के देश जिंदा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सब एक दूसरे के लिए कोऑपरेट करते हैं, तो उससे बड़ी यूनिट, उससे बड़ी यूनिट और उससे बड़ी यूनिट बन जाती है फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सीधी बात है कि ये लाइन जरूर लिखना है कि हम इमीडिएट कांटेक्ट में नहीं है इन्वायरमेंट के। सो वी कैन नॉट, एनी सेल कैन नॉट इंडिपेंडेंटली डू एनी जॉब। हर सेल अपने आप में अमीबा की तरह नहीं कि खुद ही खाए खुद ही बनाए, तो हम लोगों को तो एक दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन चाहिए। अब आगे देखो, प्लांट टिश्यू क्या होती है? तो दो तरीके की टिश्यू हम यहाँ पर प्लांट सेल से बनती है। तो प्लांट में, सो प्लांट टिश्यू आर मेड अप ऑफ, ये कह सकते हैं प्लांट सेल से बनती है। तो प्लांट टिश्यू दो तरीके की होती है। एक वो होती है बिल्कुल नई नई सेल, जैसे नए पत्ते में नए पेड़ पे निकलती है नई सेल्स, बिल्कुल नई नई। प्लांट टिश्यू जितना पढ़ाया उतना तैयार कर लेना, ठीक है। तो एक कौन सी है, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये दोनों क्वेश्चन तैयार कर लेना, व्हाट इज टिश्यू एंड व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ टिश्यू। जो पढ़ा रहे आज उतना ही तैयार कर लेना, क्वेश्चन तैयार कर लेना, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा क्या होता है? परमानेंट टिश्यू। तो कुछ ऐसी टिश्यू हैं जो लगातार बढ़ती रहती हैं। अभी उन्होंने काम नहीं किया है, उनको कोई काम नहीं दिया गया है। अच्छा, आप लोग बढ़ रहे हो तो अभी से बोल दिया गया है अनुराग से कि जाओ पढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो, लेकिन जाओ वहाँ काम करो जाके उस फैक्ट्री में। ऐसा बोला गया कि नहीं? कि अभी बोल रहे हैं मम्मी पापा ठीक है तुम बढ़ो? बताओ। अभी खाओ पियो, आ रहे हो तो जूस भी मिल रहा है घर में पीने के लिए और कुछ काम भी नहीं बोला जा रहा है। ऐसा हो रहा है क्योंकि आपको उस लायक बनाया जा रहा है कि समाज में आप जब बिल्कुल ग्रोथ कर जाओ, पूरी तरीके से मैच्योर हो जाओ, तो फिर आपको काम दिया जाएगा। ऐसे ही प्लांट में भी होता है। जो ग्रोइंग टिश्यू हैं उनको नहीं बोला जाएगा कि चलो अभी पानी पहुंचाना है, अब खाना पर, नो, यू ग्रो। तो जो ग्रो कर रही है वो सारी स्फेरिकल होती हैं क्या? उनको, उनमें कोई शेप नहीं है, वो बिल्कुल गोल गोल होती हैं क्या? अगला पेज देखो, ऐसी सेल जो बिल्कुल एक जैसी गोल गोल हो, तो वो क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। उनको सिर्फ 1 से 2, 2 से 4 डिवीजन होते रहना है क्या? सेल में देखा था कि नहीं, डिवीजन ऑफ सेल, हमने वीडियो दिखाया था कि एक सेल कैसे टूट के 2 सेल बना देती है। तो इस तरीके से इसमें भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होती है? दीज आर continuously growing cells. Meristematic tissues are those cells which are continuously dividing and there is no इनको कोई भी और काम नहीं है बढ़ने के अलावा। They do not undertake any specific job. और permanent tissue क्या है? They have specific shape. उनका shape बन गया है, अब उन्हें काम करना है and they undertake some job. तो अब दो अलग अलग चीजें हैं, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा क्या है? परमानेंट टिश्यू। लेट अस सी नाउ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होती हैं? दोज टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जैसे कि मान लीजिए आपने ओनियन है, तो ओनियन को अगर आप क्या करो, पानी में डाल दो, थोड़ा सा, सिर्फ इतना ही डालना कि उसकी जो उसका बल्ब है वो बाहर रहे और उसकी रूट्स जो हल्की हल्की रूट्स हैं वो नीचे पड़ी रहें, तो उसकी रूट्स बढ़ती चली जाएंगी। इससे क्या पता चलता है कि जो रूट्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? बताइए, क्या वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की होती है? और क्या ऐसा भी, मुझे तो मालूम नहीं, आप बता दीजिए, ऐसा भी किसी के घर में हुआ है क्या कि
प्याज रखी हो और उसके ऊपर से एक लीफ निकल आई हो, तो इसका मतलब है कि इनमें एक और भी चीज है, अगर आप उसे रखते रहो तो ऊपर से इसकी लीव्स निकल जाएंगी, स्टेम निकल जाएगा और नीचे से रूट्स। तो क्या इसका मतलब है कि ये जो दो पोर्शन हैं, ये दोनों जगहों पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती हैं जो फास्टली ग्रो करती हैं। प्लांट में भी आप देखो, उसका जो टिप है वो बड़ी जल्दी जल्दी बढ़ेगा। नया प्लांट लगाओ, रोज देखोगे आधा सेंटीमीटर या थोड़ा थोड़ा 1/4 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा नया प्लांट, नई नई पत्तियां निकलेंगी और रूट्स भी बढ़ती चली जाएगी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लोकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है? क्या उसके टिप ऑफ शूट में और रूट में, दोनों बढ़ती हुई दिखेंगी। थोड़े दिनों में तो तुम्हारे ग्लास में पूरी रूट्स ही भर जाएंगी। तो इसलिए और क्या क्या चीज बढ़ता है प्लांट में? क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टिप ऑफ शूट में पाई जाती है, सबसे ऊपर के एपेक्स में जो बढ़ता चला जा रहा है? और क्या रूट में भी पाई जाएंगी, नीचे जो रूट बनेगी? अच्छा, एक और भी चीज हो सकती है कि जहां नई नई बड्स निकलेंगी या नई नई ब्रांचेस, यहाँ पे इंटरकैलरी पोजीशन, यहाँ पर क्या होगा कि दो ब्रांच के बीच एक बड निकल आएगी ना, तो यहाँ पर भी कुछ सेल्स होनी चाहिए कि नहीं, तो नई ब्रांच कैसे निकलेगी? तो यहाँ कुछ ना कुछ होती है, उसको कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो टॉप पे होती है उसको एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। एपेक्स का मतलब चोटी। और एक और चीज है, क्या प्लांट की मोटाई भी बढ़ती है? क्योंकि जैसे जैसे प्लांट बढ़ेगा उसको सपोर्ट करने के लिए उसकी जो गर्थ है, गर्थ का मतलब मोटाई, क्या वो बढ़नी चाहिए क्या? तो वो उसकी गर्थ में यानी लेटरल टिश्यू भी वो उसको उसकी थिकनेस बढ़ाती है, वही बढ़ते बढ़ते एक दिन स्टेम हो जाता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती क्या है आखिर, इनकी डेफिनेशन क्या है? सो इतना तो हमने देख लिया कि ओनियन में तो होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो दैट इज दोस टिश्यू इन प्लांट्स which are made up of fast growing cells। गाजर में बढ़ता है क्या कुछ? गाजर में भी तो ग्रीन ग्रीन निकल आता है, रख दो तो ऐसा होता ही है। पोटैटो में भी उसकी जो आईज हैं जो छोटी छोटी, उनसे कुछ ना कुछ निकल आता है। पोटैटो में ऐसे नॉचेस बने होते हैं कि नहीं जगह जगह, तो वहां से भी निकल आते हैं। नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होती है? सो दोज टिश्यूज ऑफ प्लांट की बात कर रहे हैं, विच आर मेड ऑफ फास्ट ग्रोइंग सेल्स, जो फास्ट ग्रोइंग सेल से बनी हो। दीज सेल्स आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक tissue. These cells are continuously dividing. These cells are continuously, ये डिवाइड ही करती रहती, एंड स्फेरिकल इन शेप। अगर देखोगे तो ये बिल्कुल गोल गोल होंगी ऐसे, और ये बस बढ़ती रहेंगी ऐसे। तो ये अगर कहीं ऐसी ऐसी सेल मिल जाए और ये फिर बढ़ते बढ़ते 1 से 2, 2 से 4 ऐसे होती चली जाएंगी, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है एंड स्फेरिकल इन शेप। अभी जो इनका वैसे प्लांट है, आप कहोगे प्लांट है तो इसमें क्या होना चाहिए? क्या सेल वॉल भी होनी चाहिए सेल के ऊपर? तो सेल वॉल अभी इनकी कॉमन होती है, यानी 2 सेल वॉल चिपकी होती है। अभी बहुत प्रिमिटिव होती है, जब तक सेल वॉल बने तब तक ये डिवाइड कर जाएंगी फिर से, यानी बहुत पतली सेल वॉल है। देयर सेल वॉल इज वेरी वेरी थिन, उतनी डेवलप ही नहीं हो पाती। अगर तुम नई पत्ती को मोड़ो तो क्या मुड़ जाएगी बड़े आराम से, बिल्कुल जो नई कोमल पत्ती हो। इसका मतलब है कि उसमें सेल वॉल नहीं है। और कोई कुकुम्बर तोड़ो तो ठक से टूट जाएगा, मुड़ेगा नहीं। इसका मतलब जो चीज टूट जाए उसमें सेल वॉल है। सो their cell wall is very thin, and they do not undertake any specific job। इनको कोई और काम नहीं है, कोई काम और नहीं करना है, बस बढ़ते रहना है। तो ये है।
जब तुम लोग मिलते हो आपस में तो पूछते हो क्या कि तुम क्या काम करते हो, तुम किस ऑफिस जाते हो, लेकिन थोड़ी दिन बाद पूछने लगोगे जैसे ही आप लोग मैच्योर हो जाओगे कि तुम कहाँ जॉब कर रहे हो, तुम कहाँ, क्योंकि अब सोसाइटी के लिए काम करना नहीं तो सोसाइटी जीने नहीं देगी. सो देयर सेल वॉल इज वेरी थिन एंड दे डू नॉट टेक एनी स्पेसिफिक जॉब, दे डू नॉट अंडरटेक, क्योंकि इनमें अभी डिफ्रेंशिएशन ही नहीं हुआ है. अभी सेल डिफ्रेंशिएट हुई है क्या? थोड़ा डिफरेंस आएगा तब तो किसी काम में हो जाएंगी. अभी भेज दो अनुराग को जूता कंपनी में तो क्या जूता बनाएगा कि बिगाड़ देगा? जब तक तुम स्पेसिफिकली किसी काम में स्किल ना हुए हो तब तक आपको कहीं भेजा जा सकता है क्या? लेकिन यही चीज, यही देखो अब बाद में ये सेल ऐसी हो जाएगी. अभी थोड़ा परमानेंट होने दो, तो थोड़ा परमानेंट होने के बाद इनका स्पेस कम हो गया क्या? अब देखो बिल्कुल स्पेस खत्म हो गया, और हमारी वाली सेल में स्पेस है बीच बीच में, लेकिन यहाँ पे स्पेस बहुत कम हो गया. थोड़ा सा है लेकिन कमी है, फिर वो और कम हो जाएगा. परमानेंट में अब ये स्पेसिफिक होने लगेंगी, फिर बिल्कुल खत्म हो गया. अब ये डेड हो गई, ये बार्क बन जाए. अब देखो, और ये क्या बन जाए? पिटियोल. लीफ में पीछे डंठल होती है क्या? थोड़ी सी हार्ड, और ये लीफ मुलायम है, उसकी डंठल थोड़ी हार्ड. और ये क्या है? क्या स्टेम का बार्क है? तो हम ये देखेंगे जैसे जैसे ये अब क्या करेंगी, मतलब साइड में भी उसी को ऊपर से एक लंबाई में काटा गया और एक वैसे काटा गया. फिर धीरे धीरे इनमें और सेल डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर ये जाइलम बनेंगी, फिर कुछ फ्लोएम बन जाएंगे. यानी ये कहने का मतलब है जब तक नई सेल हैं तब तक इनको कोई काम नहीं दिया गया है. दे डू नॉट अंडरटेक एनी स्पेसिफिक जॉब. बोलो बात सही है? एनी बिग जॉब, इन्हें कोई भी काम नहीं दिया गया है. और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितनी तरीके की हैं? सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरीके की हैं. एक एपिकल है. एपिकल कहाँ कहाँ पाई जाएगी? क्या ये रूट के भी टॉप पे पाई जाएगी? फाउंड एट टिप ऑफ रूट एंड शूट. बोलो. और इसका काम क्या है? हाँ, नहीं ग्रो तो सभी करेंगे, मेरिस्टेमेटिक है, लेकिन इसका क्या काम है? शूट का मतलब क्या होता है? तना. स्टेम. शूट का मतलब क्या होता है? स्टेम. अच्छा, जो एपिकल होती है इनका काम होता है लंबाई बढ़ाना. सो दे इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट. दीज इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट. और ये कैसी पाई जाएंगी? मान लीजिए प्लांट है, सो प्लांट में ये कहाँ पे होंगी और कैसे ग्रो करेंगी? और ये, और फिर इनमें कुछ ब्रांचिंग भी होगी ऐसे. तो ये चीज़ है. फिर इस तरीके से अगर ब्रांचिंग है तो अब इसमें नीचे भी कुछ रूट्स होंगे. ठीक है, तो ये, तो यहाँ पर एपिकल होंगी. इसके यहाँ पे क्या होगी? क्योंकि उसे बढ़ना है तो एपिकल मेरिस्टेम. और यहाँ पर भी होंगी क्या? बिल्कुल बढ़ने वाली सेल होंगी ऐसे. वो जल्दी जल्दी डिवाइड करती जाएंगी. कुछ छोटी होंगी, कुछ बड़ी भी होंगी. जहाँ बच्चे इकट्ठे होते हैं तो कुछ बच्चे छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं. क्या ऐसा ही होता है? तो ऐसे ही है. सो दैट इज एपिकल मेरिस्टेम. और ये लेंथ को बढ़ाएंगी. और कुछ ऐसी होंगी जो यहाँ पे होंगी इस पोजीशन में. तो इस पोजीशन पे जो होंगी वो क्या करेंगी? ये होंगी इंटरकैलरी, जहाँ नोड्स हैं. ये लीफ ब्रांच, जब ये स्टेम और ब्रांच जहाँ मिली इसको कहते हैं नोडल पोजीशन. नोड, तो वहाँ पर कौन प्रेजेंस होगा? ये लोकेशन को नोड कहते हैं. और यहाँ कौन सी टिश्यू पाई जाती है? इंटर कैलरी टिश्यू. इसका काम क्या है?
मेरिस्टेम। चले दोनों कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर भी नई ब्रांच निकलने की संभावना है, पहले तो एपेक्स पे, एपिकल मेरिस्टेम, एपेक्स से नाम बना है। एपेक्स का मतलब शीर्ष, एपेक्स का मतलब चोटी, टॉप, किसी भी चीज़ का जो टॉप होता है उसको एपेक्स कहते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम में एक है इंटर कैलरी। इसका काम क्या है? क्या यहाँ से एक नई बड निकलेगी और बड से फिर एक नई ब्रांच निकल आएगी? यहीं पे नोड से नई ब्रांच निकलती, मालूम है कि नहीं? नहीं तो ब्रांचिंग ही ना हो पाए। तो इंटर कैलरी टिश्यू कैसी होगी? सो इट इज फाउंड एट नोड्स। नोड्स का मतलब है कि ज्वाइंट ऑफ पिटियोल एंड स्टेम। तो नोड लिखना काफी है जहां पर दो चीज को। एंड इसका काम क्या है? एंड इट इंक्रीजेस ब्रांचिंग। और ब्रांच बनाना, नई नई ब्रांच बनाना। तीसरा क्या है? क्या वो इसके बिल्कुल इसमें पाई जाएगी, इसमें इंटर कैलरी पोजीशन में, इसमें जो इसकी मोटाई बढ़ाएगी, सो उसको कहेंगे लेटरल मेरिस्टेम। नई नई सेल बढ़ती जाएंगी और ये मोटा होता जाएगा, इसको कहेंगे लेटरल। इट इंक्रीजेस गर्थ ऑफ, ये गर्थ ऑफ प्लांट को बढ़ाती हैं, ठीक है। तो और ये कहाँ पाई जाएंगी? इट इज फाउंड इन, जो न्यू स्टेम्स है उनमें पाई जाएंगी, एट इट्स पेरिफेरी। सर एक इंक्रीज तो बात क्या है? गर्थ, GIRTH, गर्थ। नो सर, सेकंड वाले। हाँ, नोड्स, NODES, नोड। नोड कहाँ होते हैं? जहाँ ये मिलती हैं, एक स्टेम और दूसरी स्टेम जहाँ मिलेगी उसे नोड कहें। It increases girth of plant. It is found in new stems. तो जो न्यू स्टेम्स हैं वो पूरे में होती हैं, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ टिप पे होती हैं। तो एट इट्स पेरिफेरी, पेरिफेरी जानते हो? पेरिफेरियल, तो ये चीज है। तो उसके चारों तरफ पाई जाती है। बात समझ में आ गई? बताइए कि कहाँ कहाँ पाई जाती है। पेरिफेरी का मतलब जैसे कोई सर्कल है तो यहाँ यहाँ। ये देखो,